हेलो दोस्तों, सबों को नमस्कार। आज के इस सेशन में आप सबों का स्वागत है दोस्तों। आज से पहले हम लोगों ने दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को खत्म किया, जैसे कि राष्ट्रकूट, पल्लव और जितना भी महत्वपूर्ण राजवंश था सबों को खत्म किया दोस्तों। आज हम लोग जो बाकी अन्य छोटा छोटा जो वंश बच गया है उसको भी खत्म करेंगे दोस्तों। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला राजवंश है कदम राजवंश। इसके संस्थापक थे भिल्लम पंचम। इनका राजधानी था देवगिरी, महाराष्ट्र। इनका राजधानी क्या था दोस्तों? देवगिरी, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। और अगर हम लोग बात करें तो इनके समय पे एक संगीत शास्त्री हुए थे। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, लंगीत शास्त्री लिखा गया, पर यहाँ क्या होगा दोस्तों? संगीत शास्त्री। तो संगीत शास्त्री सारंगदेव हुए थे। ये एक पुस्तक लिखे थे, संगीत रत्नाकर ग्रंथ। संगीत रत्नाकर ग्रंथ, याद रखिएगा कि सारंगदेव किस साम्राज्य के समय पे थे, या तो किस साम्राज्य के राजकवि थे या संगीतकार थे। तो कदम याद रखना है। और इनका प्रमुख पुस्तक क्या है? तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ, याद रखिएगा दोस्तों। और अंतिम शासक का बात करें तो रागचंद्र। और रागचंद्र का हत्या कौन किया था? तो मलिक काफूर। मलिक काफूर किसका सेनापति था, ये आप लोगों कमेंट में करके बताइएगा दोस्तों। मलिक काफूर को ही 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि मलिक काफूर किसका सेनापति था। यही मलिक काफूर है जो कदम वंश का अंतिम शासक रागचंद्र को मारा था दोस्तों, याद रखना है। चलिए अगले वंश की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं ज्यादा इनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये छोटा छोटा वंश है और इनसे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है दोस्तों। इसीलिए इसके बारे में मैंने ज्यादा तथ्य नहीं लिखा है, बस जितना लिखा है उतना काफी है दोस्तों। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, इसके बाद इसका प्रश्न भी लगाएंगे। देखिए अगला वंश क्या है? यादव वंश। यादव वंश के संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। कौन है दोस्तों? विष्णुवर्धन। और इनका राजधानी क्या था? द्वार समुद्र। इनका राजधानी क्या है दोस्त? द्वार समुद्र, या बोलिए हेलीबिडू। क्या है दोस्तों? हलेबुडू, याद रखिएगा। ये कहाँ है? कर्नाटक में। और ये भी याद रखना है कि यही जो यादव वंश वाले लोग हैं, यही लोग बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का भी निर्माण करवाए थे। चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किस वंश वाले लोगों ने करवाया था? तो यादव वंश वाले लोग, याद रखिएगा। और इस वंश का अंतिम शासक है बोरवल्लाल। बोरवल्लाल, याद रखिएगा। इसका भी हत्या मलिक काफूर किया था। इसका भी हत्या कौन किया था दोस्तों? मलिक काफूर, याद रखिएगा। अगले राजवंश की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रमुख राजवंश है काकतीय। इसमें सिर्फ आप लोग को इतना याद रखना है कि इसके संस्थापक कौन थे और राजधानी कौन था, बस इतना याद रखिएगा। काकतीय वंश से काम चल जाएगा दोस्तों। तो इसके संस्थापक थे मयूर शर्मन। राजधानी था वैजयंती। राजधानी क्या था दोस्तों? वैजयंती या वनवासी, या क्या बोलेंगे दोस्त? वनवासी। तो ये दोनों इसका क्या था? राजधानी, याद रखिएगा। अगला जो हम लोग का राजवंश है वह गंग राजवंश। यहाँ पे गंगगा लिखा गया दोस्त, माफ कीजिएगा, और यहाँ पे होगा गंग राजवंश। संस्थापक कौन है? तो ब्रजहस्त प्रथम। कौन है दोस्तों? ब्रजहस्त पंचम इसके संस्थापक हैं। इनका प्रारंभिक राजधानी था कुलाल। क्या था दोस्तों? कुलाल। उसके बाद इसी को चेंज करके क्या बना दिया गया? तालकाड। क्या बना दिया गया दोस्त? तालकाड, या कहीं कहीं तालकोट भी लिखा हुआ रहता है, दोनों ध्यान में रखना है। तो आगे अगर हम लोग इसका प्रमुख तथ्य के बारे में देखें तो क्या है कि गंग शासक माधव प्रथम दत्तक पुत्र पर टीका का रचना किए थे। दत्तक पुत्र पर टीका यानी कि एक पुस्तक है, तो इसका रचना करने वाले कौन थे? गंग शासक माधव प्रथम। तो दत्तक पुत्र पर टीका का रचना कौन किए? तो गंग शासक माधव प्रथम, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रमुख राजवंश है होयसल वंश। कौन है? होयसल वंश। तो संस्थापक कौन है इसके? बीटा प्रथम। संस्थापक कौन है दोस्तों? बीटा प्रथम। राजधानी क्या था? तो आमकोंडा। क्या था दोस्तों? आमकोंडा। अब इसी को देखिए, आमकोंडा से इसको बदल के क्या कर दिया गया था? वारंगल, जो कहाँ है? तेलंगाना में। और अभी ऐसे समझिए कि शुरुआत में आंध्र प्रदेश में आता था और अभी ये तेलंगाना में आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और इस जो होयसल जनजाति है, माफ कीजिएगा जनजाति कह रहे हैं, होयसल साम्राज्य जो है, इस साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा गणपति था। कौन था दोस्तों? गणपति। और इसी में एक महान रानी भी हुई जिसको बोलते हैं रायगज केसरी। क्या नाम है दोस्तों उनका? रायगज केसरी रुद्रमा देवी। रायगज केसरी रुद्रमा देवी जो गणपति की ही बेटी थी। और ये जो रुद्रमा देवी थी, ये रुद्रम देव के नाम पे 35 वर्षों तक शासन की थी, यानी कि लड़का बन के। रुद्रमा देवी नाम था, पर रुद्रम देव के नाम से लड़का बन के टोटल कितना वर्ष तक शासन की थी दोस्तों? 35 वर्ष तक। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न नहीं, माफ कीजिएगा, बार बार मेरे मुंह से प्रश्न निकल जा रहा है दोस्तों। अगला जो वंश है पश्चिमी गंग वंश और पूर्वी गंग वंश। मैंने ये दोनों को टेबल बना के लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि ये दोनों अलग अलग वंश है। एक पश्चिमी गंग वंश है और दूसरा क्या है? पूर्वी गंग वंश। पश्चिमी गंग वंश का समय अवधि है 250 से लेके 1004 ईस्वी। और पूर्वी गंग का समय अवधि कब से कब तक है? तो 1028 से लेके 1434 ईस्वी तक, याद रखिएगा दोस्तों।
अगर पश्चिमी गंगवंश का क्षेत्र का बात करें कि ये किस क्षेत्र के शासक थे, तो ये मैसूर गंगवाड़ी के शासक थे। और दूसरा कलिंग, वर्तमान उड़ीसा के शासक थे। पूर्वी गंगवंश कलिंग में शासन कर रहे थे और पश्चिमी गंगवंश मैसूर में शासन कर रहे थे। दोस्तों याद रखिएगा संस्थापक कौन है पश्चिमी गंगवंश का, तो कोंकण वर्मन। क्या है, कोंकण वर्मन या कोंकणी वर्मन। और अगला जो पूर्वी गंगवंश है इसके संस्थापक कौन है, तो अनंत वर्मन चोडगंग। अनंत वर्मन चोडगंग याद रखिएगा दोस्तों। जो पश्चिमी गंग है इसका राजधानी क्या था, कोल्हार। और पूर्वी गंग का राजधानी क्या था, कलिंग नगर। याद रखना है दोस्तों। और पश्चिमी गंगवंश का महत्वपूर्ण शासक का बात करें तो दुर्विनीत है, श्री पुरुष है और बोतुंग द्वितीय है। अनंत वर्मन चोडगंग ये पूर्वी गंगवंश के शासक हैं। और नरसिंह देव प्रथम ये भी पूर्वी गंगवंश के प्रमुख शासक में से हैं। और भानुदेव प्रथम भी ये पूर्वी गंगवंश के प्रमुख शासक में से एक हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अब लास्ट हम लोग का जो अन्य साम्राज्य में से या तो अन्य वंश में से एक वंश बच गया है, भौमकर वंश। कौन सा वंश दोस्तों, भौमकर वंश। ये जो भौमकर वंश था ये 9वीं शताब्दी में उड़ीसा में शासन करता था। किस शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में। इसमें टोटल 18 शासक हुए। और 18 शासक मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि 18 शासक में से लगभग 1/3, कितना, 1/3 महिला लोग यहाँ पे शासिका बनी थी। 1/3 कहने का मतलब कितना हो गया, तो 1/3 से 18 काट दीजिए, 3 छक 18, लगभग 6। 18 में से 6 रानी ऐसी थी जो राजा के जगह पे रह के यानी कि राजा बन के शासन करी थी। याद रखिएगा दोस्तों। तो कौन कौन है, दांडी महादेवी हैं, गौरी महादेवी हैं, पृथ्वी महादेवी हैं, वकुला महादेवी हैं, त्रिभुवन महादेवी हैं और धर्म महादेवी हैं। ये टोटल 6 रानी हैं जो यहाँ पे शासन करी थी दोस्तों। याद रखिएगा 18 में से ये 6 थी। और 2006 में दांडी महादेवी का 4 तलिक ताम्रपत्र मिला है। 4 तलिक क्या मिला है, ताम्रपत्र मिला है दोस्त, याद रखिएगा। दांडी महादेवी का राज्याभिषेक 926 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग का दक्षिण भारत का सारे साम्राज्य खत्म हुआ दोस्त। पहले हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से विस्तृत रूप से जो प्रमुख राजवंश था उसको पढ़ा। और उसके बाद जो छोटा छोटा साम्राज्य था उससे एक दो तथ्य जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है उसको भी पढ़ लिया है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग क्या देख लेंगे, थोड़ा सा राजपूत वंश का उत्पत्ति। और उसके बाद कल मैं कोशिश करूंगा कि लगभग सारा राजपूत वंश को कवर कर दूं ताकि कल ही हम लोग का एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाए। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन हिस्ट्री को पढ़ने स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए राजपूत वंश का जो उत्पत्ति हुआ उसको देखते हैं। तो 800 से 1200 ईस्वी के जो बीच का समय अवधि है इसको पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। या तो जो 647 से 1192 एडी तक का जो समय है इसको राजपूत काल कहते हैं। क्या क्या कहते हैं दोस्त, 800 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच का समय को पूर्व मध्यकाल और 647 से 1192 एडी का जो समय अवधि है उसको राजपूत काल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से राजपूतों का शासन रहा। याद रखिएगा दोस्तों। अब राजपूत का उत्पत्ति का बात किया जाए तो राजपूत का उत्पत्ति, जो राजपूत शब्द है इसका उत्पत्ति संस्कृत भाषा के, देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्त, जो राजपूत का उत्पत्ति है यानी राजपूत शब्द का उत्पत्ति है ये संस्कृत भाषा का राजपुत्र से हुआ है। किससे हुआ है दोस्तों, राजपुत्र से राजपूत शब्द का उत्पत्ति हुआ है। और जो राजपूत लोग थे इन लोग का उत्पत्ति कैसे हुआ, तो इसका अलग अलग सिद्धांत है। अगर मुख्य रूप से राजपूतों का बात करें तो कौन कौन आएंगे इसमें, क्षत्रिय, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। बहुत जगह यह भी माना गया है कि जो क्षत्रिय हैं उन्हीं का वंशज है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। और इसका उत्पत्ति के सिद्धांत में एक सिद्धांत फेमस है, ये फेमस है कि अबू पर्वत, माउंट आबू पर्वत में वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ एक यज्ञ करते हैं और उन्हीं का यज्ञनी कुंड से ही इन राजपूत वंशों का उत्पन्न हुआ, यानी कि राजपूत वंश निकला, ऐसा माना गया है दोस्त, याद रखिएगा। और ये पृथ्वीराज जो रासो पुस्तक है उससे इस सिद्धांत को लिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो किसका पुस्तक है ये आप लोग ढूंढ के कमेंट में जरूर करिएगा दोस्त। तो पृथ्वीराज रासो पुस्तक में सिद्धांत दिया गया है कि राजपूतों का उत्पत्ति महर्षि वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुआ है। और कौन कौन सा राजपूत वंश का इससे उत्पत्ति हुआ था, तो चौहान वंश, गुर्जर प्रतिहार, परमार और चालुक्य। याद जरूर रखिएगा दोस्त, महर्षि वशिष्ठ के अग्निकुंड से इनका क्या हुआ था, उत्पन्न, मतलब ये लोग निकले थे। ऐसा किस पुस्तक में लिखा गया है, पृथ्वीराज रासो। आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके कि पृथ्वीराज रासो पुस्तक कौन लिखे हैं। तो चलिए दोस्त आज हम लोग गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ लेंगे और बाकी जो राजपूत वंश है उसके बारे में कल पढ़ लेंगे। सिर्फ मैंने यहाँ पे अग्निकुंड से 4 का उत्पत्ति हुआ था, लेकिन इसके अलावा और भी जो राजपूत वंश है उसको भी कल खत्म कर देंगे दोस्त। तो देखिए अब पहला जो हम लोग का राजपूत वंश है, मतलब राजपूत वंश में हम लोग पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार भी ऐसा वंश है जो अग्निकुंड से निकला था, ऐसा माना गया है। और ये किस क्षेत्र में अपना स्थापत्य चलाते थे या साम्राज्य, इनका साम्राज्य था तो उज्जैन, कन्नौज व भीनमाल। उज्जैन, कन्नौज व भीनमाल वाले क्षेत्र में इनका क्षेत्र विस्तार था। इसके संस्थापक कौन थे, तो नागभट्ट प्रथम।
इसका सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ? तो मिहिर भोज। कौन हुआ दोस्तों? मिहिर भोज। कब से कब तक ये शासन किया? 836 से लेकर 885 ईस्वी तक। और अगर इसका प्रमुख शासक में से और बात किया जाए तो राजा महेंद्रपाल। देखिए इनके नाम के पीछे पाल लगा हुआ है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पाल वंश के हैं। पाल वंश के राजाओं के नाम के पीछे भी पाल जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। जो राजा महेंद्रपाल हैं ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित हैं। और अगर बात किया जाए कि ये किस धर्म के अनुयायी थे, तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और जो यही हैं जो ग्वालियर लेख में, मतलब ग्वालियर लेख लिखवाए थे, और इसी में प्रथम बार शून्य का साक्ष्य मिला है, याद रखिएगा दोस्तों। और इन्हीं का उपाधि है आदि वराह। किनका उपाधि है दोस्तों? आदि वराह। तो यहाँ पे जितना भी तथ्य था ये सब सारा तथ्य नागभट्ट प्रथम का तथ्य पर थोड़ा सा नीचे टाइप हो गया दोस्तों, माफ करिएगा। और इस वंश के अंतिम शासक कौन है? यशपाल। जरूर याद रखिएगा दोस्तों।